Hello students, welcome back to Science World. I hope you all are good and taking care of yourself. Students, in this video, we are going to see the Class 10 CBSE Board Sample Paper Term 2, 2021-22. And as you know, this paper will be subjective till the date हमें जो information मिली है CBSE की तरफ से, अभी तक उसमें सब्जेक्टिव पेपर का ही नोटिफिकेशन आया है. तो एज़ पर दैट सैम्पल पेपर ये आपका मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन है बायोलॉजी पार्ट का. तो हम सिर्फ बायोलॉजी के क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्किंग स्कीम और कितने क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चन पेपर में आपकी. तो एज इन साइंस देर आर 3 पार्ट्स. तो बायोलॉजी जो है इट विल कवर 18 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे. एंड चैप्टर्स एज यू नो सिलेबस आपको पता ही है, चैप्टर नंबर 8, 9, 15, जिसमें आपका हाउ डू एनिमल्स और हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस 8th चैप्टर है. 9th चैप्टर आपका है हेरिडिटी और इवोल्यूशन, जिसमें से इवोल्यूशन का पार्ट जो डिलीटेड है. एंड 15th चैप्टर है आपका आवर एनवायरमेंट. ओके, सो दिस 3 चैप्टर्स यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर टर्म 2 बोर्ड एग्जाम फॉर बायोलॉजी. So there will be 3 sections in your science paper. Section A, Section B and Section C. Section A will have 7 questions. Section B will have 6 questions. Section C will have 2 questions. Now in Section A, out of 7 questions, 4 questions are of biology, as you see here. Question number 3, इसमें 2 सब क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क ईच, ए बी. क्वेश्चन नंबर 4, दिस क्वेश्चन ऑल्सो हैज़ 2 सब क्वेश्चंस, 1 मार्क ईच, ए एंड बी. 5th क्वेश्चन 2 मार्क्स एंड 7th क्वेश्चन 2 मार्क्स. एंड 5th and 7th बोथ क्वेश्चंस विल हैव ऑप्शन. तो और में आपको क्वेश्चन का ऑप्शन होगा इसमें. तो 2 क्वेश्चन में से आपको एक करना है 5th and 7th क्वेश्चन के लिए. So this is your section A. Section B has 6 questions, out of which 2 questions are of biology. Question number 10 जो है 3 marks. Question number 13 जो है it is also of 3 marks. Section C, it has 2 questions. Both the questions are case based questions. Question number 14. So question number 14 is of biology. Here also in this question, this is of 4 marks question, and here 4 questions will be there or 3 questions will be there, 1, 1, 1 each, or 1, 1 and 2 marks question will be there. So in this question number 14 also you will get choice. So this is your pattern for your biology questions in term 2 board exam class 10. Okay, now let's see the CBSE sample question paper. Biology part we will see, and this question paper was released in January 2022. So let's start the questions. Question number 3, part A. Trace the path a male gamete takes to fertilize a female gamete after being released from the penis. पेनिस से रिलीज़ होने के बाद जो मेल गैमेट है दैट इज स्पर्म, वो फीमेल गैमेट तक कैसे पहुंचता है और फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है उसका पाथ आपको लिखना है. सो लेट्स सी द आंसर. मेल गैमेट और वी कैन से स्पर्म ट्रैवल्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट आफ्टर बीइंग रिलीज्ड. फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर आपको पता है, तो उसका हमें यहाँ पर लिखना होगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जब स्पर्म रिलीज होता है तो उसका आगे पाथ क्या होता है. द पाथ विच टेक्स टू फर्टिलाइज द फीमेल गैमेट इज वजाइना, देन यूटरस एंड देन फैलोपियन ट्यूब. फैलोपियन ट्यूब तक आने के बाद, वहाँ ट्रैवल करके पहुँचने के बाद फैलोपियन ट्यूब में जो है फर्टिलाइजेशन होता है. मीन्स द एग or we can say the ovum is fertilized by the sperm. So ये आपको पाथ इसमें लिखना है, वजाइना, यूटरस एंड फैलोपियन ट्यूब.
Question 3, Part B. State the number of sets of chromosomes present in a zygote. Let's see the answer. And the answer is, a zygote has 2 sets of chromosomes. 2n. zygote जो है वो डिप्लॉयड होता है. It is a diploid cell. डिप्लॉयड मीन्स उसमें जो है 2 सेट्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, इसलिए हम कहते हैं 2n डिप्लॉयड. ओके, तो 2 सेट्स होते हैं, इसका मतलब ये है कि 1 सेट फ्रॉम द फीमेल parent and 1 set from the male parent, and both the set they comprises 46 chromosomes, 23 from male and 23 from female. So ये total 46 chromosomes इसमें होते हैं. You may get confused with the question. Suppose in question it is asked what is the number of chromosomes in the zygote. That time you have to write this number 46 आपको उसमें लिखना है. But if it is asked the number of sets, then you have to write 2n or 2 sets of chromosome. So don't get confused in this question. Question number 4. Rajesh observed a patch of greenish black powdery mass on a stale piece of bread. Stale मतलब जो बासी होता है, 2 दिन पुराना. ऐसे ब्रेड पे राजेश ने ग्रीनिश ब्लैक पाउडरी मास जो है वो देखा है. तो यू हैव टू आंसर हियर 2 क्वेश्चंस. पार्ट ए, नेम द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंड इट्स स्पेसिफिक मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लेट्स सी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. The greenish black powdery mass on the stale piece of bread is due to the bread mold Rhizopus. Rhizopus नाम का जो bread mold होता है वो grow होता है stale piece of bread या कोई भी food हम जब रखते हैं 1-2 दिन के लिए, तो उसके ऊपर आपने भी देखा होगा स्पॉन्जी सा फाइबर सा एक ऐसा मास उस पर ग्रो होता है. दैट इज़ द ब्रेड मोल्ड और राइजोपस. इट रिप्रोड्यूसेस बाय स्पोर फॉर्मेशन. इसका जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है स्पोर फॉर्मेशन से, एंड वी नो दैट स्पोर फॉर्मेशन इज़ द असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा था कि वो कैसे स्पोर फॉर्म करता है. क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट बी, नेम इट्स वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. इसमें हमें वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के नेम बताने हैं राइजोपस के. सो हियर यू कैन सी हाइफी और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो होते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द राइजोपस. हाइफी और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड द टाइनी ब्लॉब और बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं और जिसको हम स्पोरेंजिया कहते हैं, दे आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द राइजोपस. वो होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. Answer part B. Hyphae or thread-like structures are the vegetative part of Rhizopus, while the tiny blob or ball-like structures of Sporangia are the reproductive parts of Rhizopus. Now, if you see the structure of this Rhizopus, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें आपको इस तरह के जो हैं स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे. तो इन राइजोपस देर आर 3 टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स जिसको हम कहते हैं हाइफी. 3 तरह के हाइफी होते हैं. एक तो ये हो गया राइजोइड्स, दीज आर नोन एज राइजोइड्स. देन दिस वन इज द स्टोलॉन एंड दिस वन इज द स्पोरेंजियोफोर. दिस इज स्पोरेंजियोफोर. So these are the vegetative parts of the rhizopus, while these ball like और blob like जो structures यहाँ पर हैं, these are the sporangia. ये है sporangia and these are the reproductive parts. इसके अंदर जो spores होते हैं, these spores when get favorable conditions they again grow into the new colony of rhizopus. So these are the
vegetative and reproductive parts of the rhizopus. Question number 5. Mustard was growing in two fields A and B. While field A produced brown colored seeds, field B produced yellow colored seeds. फील्ड A में ब्राउन कलर के सीड्स और फील्ड बी में येलो कलर के सीड्स जो है वो प्रोड्यूस हुए. नाउ द क्वेश्चन इज, इट वॉज ऑब्जर्व दैट in field A, the offspring showed only the parental trait for consecutive generations, whereas in field B, majority of the offspring shows variation in the progeny. Now, what are the probable reasons for this? So, the answer, in field A, the possible reason for parental trait in consecutive generations of the offspring is सेल्फ पॉलिनेशन. फील्ड ए में सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से जो है पैरेंटल ट्रेट हमें देखने को मिलता है कंसेक्यूटिव जनरेशन्स में. इन फील्ड बी, वेरिएशन इज सीन टू अकर बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स एज ए रिजल्ट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन अमंग द प्लांट्स. क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से वेरिएशंस हमें दिखाई देते हैं इन फील्ड बी. सो दिस मे बी द रीजन्स or possible reasons why in field A consecutive generations of the offsprings जिसमें parental trait हमें देखने को मिलते हैं, that is possible, and in field B because of cross pollination variations are seen. Then question number 5 has choice, and the question is, in an asexually reproducing species, if a trait X exists in 5% of the population and trait Y exists in 70% of the same population, which of the two trait is likely to have arisen earlier? Give reason. Now here the question is कि asexually reproduction करने वाले किसी species में अगर एक trait X है जो 5% population में हमें मिलता है, एग्जिस्ट करता है, और 70% ऑफ द पॉपुलेशन जो है उसमें वाई ट्रेट जो है वो दिखाई देता है, वो एग्जिस्ट करता है, तो हमें ये बताना है कि कौन सा ट्रेट दोनों में से एक्स एंड वाई में से जो है वो पहले अराइज हुआ है. तो इसका रीज़न हमें लिखना है इसमें. सो लेट्स सी द आंसर इज, ट्रेट वाई विच एग्जिस्ट इन 70% लार्जर पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर. 70% जो पॉपुलेशन है वो हम कह सकते कि वो ट्रेट जो है वो पहले आया होगा. एंड उसका रीज़न जो है, बिकॉज इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ DNA आर प्रोड्यूस्ड एंड वेरिएशंस डू नॉट अकर. आइडेंटिकल कॉपीज़ बनती हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और वहाँ पर वेरिएशंस नहीं होता है. और जो न्यू ट्रेट्स आते हैं, द न्यू ट्रेट्स कम इन द पॉपुलेशन ड्यू टू सडन म्यूटेशन की वजह से न्यू ट्रेट्स जो है वो बनते हैं. एंड वो म्यूटेशन की वजह से जो न्यू ट्रेट्स बनते हैं, दे आर इनहेरिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन. सो हियर वी कैन से दैट 70% ऑफ द पॉपुलेशन विथ ट्रेट वाई इज लाइकली टू हैव बीन रिप्लिकेटिंग दैट ट्रेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड दैन द 5% ऑफ द पॉपुलेशन विथ ट्रेट एक्स. तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि 70% वाला जो पॉपुलेशन है उसमें जो ट्रेट है उसका रिप्लिकेशन लंबे टाइम के लिए हुआ है, और इसीलिए उसका पॉपुलेशन जो है 5% पॉपुलेशन से यानी कि ट्रेट एक्स से ज़्यादा है. क्वेश्चन नंबर 7. DDT was sprayed in a lake to regulate breeding of mosquitoes. How would it affect the trophic levels in the following food chain associated with a lake? Justify your answer. Here one trophic levels दिए हुए हैं फूड चेन के. You can see here aquatic environment, plankton, small fish, large fish and hawk. तो ये फूड चेन है और ट्रॉपिक लेवल्स उसके दिए हुए हैं. तो यू हैव टू टेल द आंसर कि DDT के स्प्रे के बाद जो है क्या इफेक्ट होगा इन ट्रॉपिक लेवल्स पे. सो द आंसर इज, DDT इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड. हमें पता है कि DDT जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड है एंड इट एंटर्स द फूड चेन फ्रॉम द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल दैट इज़ प्लैंकटन जो है उसे ये एंटर करता है फूड चेन के अंदर.
Such non-biodegradable pesticides accumulate progressively at each trophic level, and this phenomenon is known as biological magnification और बायोमैग्निफिकेशन जिसको हम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो पेस्टिसाइड्स जो हैं वो हर ट्रॉफिक लेवल में अक्यूमुलेट होते जाते हैं। इन दिस फूड चेन और पिरामिड द एनिमल एट द हाईएस्ट लेवल, तो हाईएस्ट लेवल पे जो एनिमल है वो है इसमें हॉक, जो हमने फूड चेन में उस पिरामिड में हमने देखा, फूड चेन के पिरामिड में। तो उसमें जो हाईएस्ट लेवल पे है वो हॉक है, एंड इट विल हैव द हाईएस्ट लेवल ऑफ द pesticides. So here for question number 7 also choice is given, and the question is, in the following food chain vertical arrows indicate the energy loss due to the environment. Here you can see these vertical arrows at each trophic level, energy loss is indicated with these vertical arrows, and horizontal arrows इंडिकेट एनर्जी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, और जो हॉरिजॉन्टल एरोज है ये एनर्जी ट्रांसफर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए है। तो विच वन ऑफ द 3 वर्टिकल एरोज ए, सी एंड ई and which one of the 2 horizontal arrows B and D will represent more energy transfer? Give reason for your answer. So let's see the answer. And the answer is A will represent more energy transfer as compared to C and E, and B will represent more energy transfer as compared to D. Now when green plants are eaten by primary consumers, a great portion of energy is lost as heat to the environment. Some amount goes into the digestion and doing work, and rest goes towards the growth and the reproduction. So an average of 10% of food eaten is made available for the next level of consumers, and this loss of energy takes place at every trophic level. We can explain it with the help of the 10% law. So according to this law, only 10% energy available at particular trophic level is available for the transfer to the other trophic level, and remaining 90% is reflected back to the environment. So now in this question there are 3 trophic levels: plants, deer and tiger. So suppose energy available with plant is 100 joules, and out of this only 10% of the energy is transferred to the deer. 10%, that means 90% जो energy है it is lost, and 10% energy is transferred to the deer. So here 10 joule energy जो है it is with the deer. Now in this at this trophic level, out of this 10 joule, again 90% of the energy is lost, and only 10% energy is transferred to the next trophic level, that is to the tiger. So 90% of this 10% of this 10 means here 1 joule energy is with the tiger. Okay, and out of this only 10% energy will remain with the tiger, and 90% of 1 joule will be again reflected back to the environment. So with tiger only 0.9 joule energy will remain with the tiger. So here we can say that कंपेयरिंग दिस वर्टिकल एरोज कंपेयर करने के बाद हम ये नोटिस करते हैं कि जो ए, सी और ई एरोज हैं उसमें से जो ए है दैट इज प्लांट्स, है ना, ए जो है इट हैज़ हाईएस्ट एनर्जी लॉस टू द एनवायरमेंट. ओके, एंड व्हाट अबाउट द बी? सो बी विल रिप्रेजेंट मोर एनर्जी ट्रांसफर एज कंपेयर टू डी, and B has the highest energy transfer. Okay, so this is the answer. Question number 10. 2 pea plants, one with round yellow seeds and another with wrinkled green seeds, produce F1 progeny that have round yellow seeds. Now question is, when F1 plants are self-pollinated, which new combination of characters is expected in F2 progeny? How many seeds with these new combinations of characters will be produced
when a total 160 seeds are produced in F2 generation? Explain with reason. Let's see the answer. According to Mendel's law of dihybrid inheritance and law of independent inheritance, if two pairs of contrasting characteristics were crossbred by self-pollination in F1 generation, we get plants with dominant traits. ओके, डोमिनेंट ट्रेट्स के साथ प्लांट जो वो प्रोड्यूस होते हैं. नाउ दिस डोमिनेंट ट्रेट्स आर राउंड शेप एंड येलो कलर. डोमिनेंट ट्रेट कौन सा है? राउंड शेप एंड येलो कलर, एंड दीज आर प्रोड्यूस्ड इन दिस केस. In F2 generation, different combinations of shape and color are obtained in the ratio of 9:3:3:1. तो इस रेशियो में हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो हैं शेप एंड कलर के वो मिलेंगे. अब इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करके देखते हैं. So here two pairs of contrasting characteristics are crossbred, that is round yellow and wrinkled green. So shape, two traits are shape and color. So the gametes formed are capital R, capital Y and small r, small y. In F1 generation we get all this plants with round yellow seeds, round shape and yellow color, and this is the dominant trait here. So all the plants will have round and yellow seeds. Now when this F1 generation plants, when they are self pollinated, then we will get the result in the ratio 9:3:3:1. So this will be the ratio of the plants that we obtain. So here round yellow seeds 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So round yellow seeds will be 90. We want the number because total plants are 160. So ratio is 9, and that's why 9/16 into 160, so it is 90. So 90 plants will be having round yellow seeds. Then next round green 1 2 and 3. So round green जो seeds है, so will इसका जो ratio है that is 3, and 3/16 into 160 will get 30 plants which will have round green seeds. Then wrinkled yellow 1 2 and 3. So wrinkled yellow जो seeds है, its ratio is 3, and we will get again here 30 plants having wrinkled yellow seeds. And wrinkled green its ratio is 1, and we will get 10 plants. So total 160 plants are there. So we will get these seeds, number of seeds in the ratio of 9:3:3:1. So in this case we have seen that following are the new combination of characters, that is new traits that will form here or produce here. They are round green 30 plants and wrinkled yellow 30 plants. So these are the new combinations, and new combinations are produced here because of the independent inheritance of seed shape and seed color. Okay, so this is the answer. Question number 13. Gas A found in the upper layer of the atmosphere is a deadly poison but is essential for all living beings. The amount of this gas started declining sharply in the 1980s. Now question is A. Identify gas A. How is it formed at higher levels of the atmosphere? And question B जो है इसका पार्ट B है, why is it essential for all living beings, and state the cause for the depletion of this gas. So let's see the answer. So answer of part A, gas A is ozone, O3 जिसको हम कहते हैं. So ozone
or O3 at the higher levels of the atmosphere is a product of UV radiation acting on oxygen molecule. So the higher energy UV radiation split apart some molecular oxygen O2 into free oxygen atoms, and these free atoms then combine with molecular oxygen to form ozone. तो इस तरह से जो है ओजोन गैस फॉर्म होता है इन द हायर लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर. तो ये उसका जो इक्वेशन है यू कैन राइट लाइक दिस. सो O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल in presence of this UV rays. So UV rays or UV radiation acts upon this oxygen molecule and splits into free oxygen atoms, two free oxygen atoms. Now this free oxygen atom then combine against with the oxygen molecule and it forms ozone, that is O3. So it is having three atoms of oxygen. So in this way this ozone is formed. Part B. Ozone protects the surface of the earth and the living organisms from ultraviolet radiation released by the sun. Sun जो अल्ट्रावायलेट रेज रिलीज करता है उससे हमें ओजोन लेयर जो है वो प्रोटेक्ट करता है. ओजोन का जो गैस का जो लेयर होता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट करता है. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और जिसको हम CFCs कहते हैं विच आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स एंड इन फायर एक्सटिंग्विशर कॉज द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. तो दिस इज द रीजन ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. यूज ऑफ रेफ्रिजरेंट्स एंड फायर एक्सटिंग्विशर्स जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है वो यूज होते हैं, CFC जिसको हम कहते हैं. सो दिस इज द आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 14 इज Sahil performed an experiment to study the inheritance pattern of genes. He crossed tall plants with short pea plants and obtained all the tall plants in the F1 generation. Now questions are, what will be the set of genes present in the F1 generation? F1 generation में जो genes होंगे वो कौन से होंगे? Give the reason why only tall plants are observed in F1 progeny, and when F1 plants were self-pollinated, a total of 800 plants were produced. How many of these will be tall, medium height or short plants? Give the genotype of F2 generation. So this is 4 marks question. Now here so answer is part A. In F1 generation, tall pea plants will be present and the genes will be capital T, small t. Here you can see crossing tall and short plants will get all the plants in F1 progeny, and these all the plants will be tall plants. Okay, then answer B, part B answer. Traits like tallness, capital T, it is for tallness, and are the dominant traits. तो ये dominant trait है. While those that behave like small t जो है it is for dwarfness. So capital T is a dominant trait and small t is a recessive trait. So in the F1 generation only dominant feature is seen in the offspring. तो F1 जनरेशन में हमेशा हमने देखा है कि सिर्फ डोमिनेंट फीचर जो है वो प्रोड्यूस होता है. ओके, सो दैट इज वाई हियर ओनली टॉल प्लांट्स विल बी प्रोड्यूस्ड. नाउ पार्ट C, you see here, if these F1 plants, F1 generation plants, if they are self-pollinated, then 800 plants are produced. So we have to see that how many tall plants, how many short plants will be there, and how many medium height plants will be there. So here after
self pollination, we will get tall plants 600, short plants 200, and genotype of F2 generation will be capital T is to 2, capital T small t is to capital T. Means here the ratio will be 3:1. Is tall, and here it is dwarf. So the ratio will be 3:1 in F2 generation. So tall plants will be 600, dwarf plant will be 200. So hence out of 800 plants produced, 600 will be tall plants and 200 will be dwarf plants. Okay. So here in this question you have the choice. So the another question is, when F1 plants were cross pollinated with plants having TT genes, small t जो genes है, a total of 800 plants were produced. Okay, so how many of these would be tall, medium height or short plants give the genotype of F2 generation? Let's see the answer. So we have already learned in part A that F1 plants are represented by capital T, small t, and they are cross pollinated with plants having small t genes. Okay, so these F1 plants are cross pollinated with these small t genes. Okay, plants having small t genes. So small t, it represents the recessive gene, recessive trait, that is dwarfness is the recessive trait, and capital T small t, it represents the tallness. So it is a dominant trait. So after cross pollination, we will get in F2 generation. Here the these traits are given. So when these are cross pollinated, we'll get capital T, small t. Okay, so tall pea plants will be 400 and short pea plants also 400. So genotype of F2 generation will be capital T is to small t. Okay. So students, here we have finished all the questions from the sample paper, class 10 science, and we have finished the biology part. Students, if you find this video useful for you, then please like, comment and share with your friends, and also subscribe my channel and press the bell icon to get notification of my upcoming video. So thank you for watching this video, and we'll meet soon in our next video. Till then, take care. Bye bye.